दोस्तों आज की कहानी है जब भरी जवानी में मौसी का पति छोड़कर चला गया तब कैसी रही विधवा मौसी की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। रात के 9 बज चुके थे। टीवी चैनल पर कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मैं जल्दी से मेज पर खाना लगाकर प्रोग्राम देखने के लिए बैठना ही चाहती थी। तभी फोन की घंटी बज उठी। आनंद प्रोग्राम छोड़कर उठना नहीं चाहते थे, सो मुझे फोन की ओर बढ़ता देख बोले, मेरे लिए हो तो नाम पूछ लेना, बाद में फोन कर लूँगा। मेरे रिसीवर उठाते ही अजनबी आवाज़ कानों में पड़ी। संक्षिप्त परिचय के बाद अत्यंत दुखद समाचार मिला कि आनंद की उदयपुर वाली मौसी के इकलौते जवान बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फोन सुनते ही मैं स्तंभ रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह दुखद समाचार मैं आनंद को कैसे दूं। खाना मेज पर लगा था। मैं सोच में पड़ गई कि क्या पहले खाना खा लेने दूं, फिर बताऊं। लेकिन मेरे दिलो दिमाग ने चेहरे का साथ नहीं दिया। मुझे देखते ही आनंद हैरान हो गए। बोले, क्या हुआ, किसका फोन था? आनंद के पूछते ही मैं स्वयं को रोक न सकी और भीगी आंखों से उन्हें पूरी बात बता दी। सुनते ही आनंद गुमसुम से हो गए। मैं भी परेशान हो उठी थी। टीवी प्रोग्राम में अब मन नहीं लग रहा था। उस प्रोग्राम से कई गुना बड़े सवाल हमारे मन में उठने लगे थे। प्रोग्राम में पूछे जा रहे सवालों का तो 4 में से एक सही उत्तर भी था, लेकिन मन में उठ रहे सवालों का हमारे पास कोई उत्तर न था। बच्चे हमें देखकर सहम से गए थे। उन्हें तो जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन हम दोनों चाहकर भी कुछ न खा पाए। आनंद उदयपुर जाने की तैयारी करने लगे। वहाँ जाना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन एक तो सुबह दफ्तर में ज़रूरी मीटिंग थी, जिसके कारण मेरा अचानक छुट्टी करना संभव नहीं था। दूसरे बच्चों को कुछ दिनों के लिए कहाँ किसके पास छोड़ते। हमें हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझ रहा था। सो आनंद तुरंत ही अकेले उदयपुर के लिए रवाना हो गए। आनंद बहुत दुखी थे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मौसी से आनंद का विशेष स्नेह है। बचपन में आनंद अपनी छुट्टियां मौसी के यहाँ ही बिताना पसंद करते थे। माँ की मृत्यु के बाद तो मौसी ने माँ की ही जगह ले ली थी। मौसी के बेटे शिव और आनंद में उम्र का भी कोई ज़्यादा फर्क न था। शिव आनंद का मौसीरा भाई कम, दोस्त ज़्यादा था। मौसी शादी के 10 साल बाद ही विधवा हो गई थी। बहुत मेहनत से उन्होंने अपने इकलौते बेटे शिव की परवरिश की, उसे पैरों पर खड़ा किया था। शिव भी श्रवण कुमार से कम ना था। शादी के लिए बरसों इनकार करता रहा। माँ की कठिन तपस्या के बदले वह माँ की आजीवन सेवा करना चाहता था। वह डरता था कि कहीं कोई झगड़ालू बहू आकर माँ का जीवन जीर्ण न बना दे। मौसी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उनकी जबान से शहद और आँखों से स्नेह बरसता था। मौसी के जीवन का एक ही अरमान था कि बेटे के सिर पर सेहरा देख और बहू घर लाए, लेकिन शिव था कि अपनी ही जिद पर अड़ा था। मौसी के बहुत कहने पर, हम सबके बहुत समझाने पर शिव ने शादी के लिए हामी भरी थी। उसकी शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे कि जीवन भर माँ की सेवा का व्रत लेने वाला शिव बुढ़ापे में माँ को छोड़कर चला गया था। कुछ ही दिनों बाद मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर बच्चों को साथ ले उदयपुर पहुँच गई। सफ़ेद साड़ी में लिपटी मौसी और शिव की पत्नी भारती मुझे वेदना की पूर्ति मूर्ति लगी। मैं दोनों से गले क्या मिली कि आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। मौसी की गृहस्थी 2 प्राणियों में सिमट कर रह गई थी। सूनी मांग तथा सोनी गोद वाली 2 औरतें। एक के सामने पहाड़ जैसा जीवन था तो दूसरी के सामने लाचार बुढ़ापा। घर लोगों से भरा था, लेकिन शिव के बिना बिल्कुल खाली लग रहा था।
भारती के माता पिता उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे। एक तरह से यह ठीक भी था। मुझे लगा उस घर से दूर रहकर भारती का जख्म जल्दी भर जाएगा और फिर उसकी दूसरी शादी भी कर देनी चाहिए। किसी औरत के लिए पूरा जीवन अकेले काटना बहुत कठिन होता है। वैसे भी जीने का कोई तो बहाना होना ही चाहिए। अपने माता पिता के निर्णय पर भारती मुझे दो हिस्सों में बटी हुई लगी। वह शिव की यादों के सहारे जीना भी चाहती थी और पूरा जीवन अकेले जीने के भय से ग्रस्त भी थी। मौसी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जीने का बहाना तो उन्हें भी चाहिए था, जो अब मात्र भारती के रूप में था। लेकिन भारती के भविष्य की चिंता उन्हें चुप रहने पर भी मजबूर कर रही थी। फिर एक शाम बहुत ही दुखी मन से हम सब ने यही फैसला लिया कि भारती का लौट जाना ही उसके भविष्य को सुरक्षित रख पाएगा। आखिर एक बूढ़े पेड़ के साए में वह पूरा जीवन कैसे काट पाएगी। मौसी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक और मौसी का दुख और उनका अकेलापन मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो दूसरी ओर आनंद का अंदर ही अंदर टूटना मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मेरे अंदर अजीब सी कसमस चल रही थी। फैसला सुना दिया, मौसी आप अब यहाँ अकेली नहीं रहोगी। यहाँ की हर चीज शिव की यादों से जुड़ी है, जो आपको जीना नहीं देगी। मैं तो जीती ही रहूंगी बहू। मेरी मौत बहुत मुश्किल है। भरी जवानी में पति छोड़कर चले गए, मैं जीती रही। अब बुढ़ापे में बेटा छोड़कर गया है तो भी कहते हुए वे फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी स्वयं को रोक ना सकी। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। आपको जीना है और हमारे लिए जीना है, कहते हुए मैंने खामोशी तोड़ी। बहू, मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। मौसी जी, आप हमारे साथ चलोगी? हमें आपकी ज़रूरत है, कहते हुए मैं मौसी के गले लग गई। मेरी बात सुनकर आनंद ने राहत की सांस ली थी। ऐसा उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे। वे तुरंत बोल उठे, मौसी, मुझ में और शिव में आपने कोई भी फर्क नहीं किया। मैं आपका बेटा अभी जिंदा हूँ। आपके पोते पोती हूँ, बहू हैं। हम सबको छोड़कर आप यहाँ अकेली कैसे रहोगी? क्यों नहीं बेटा, तुम सब मेरे अपने हो। तुम्हारे सिवा अब मेरा और ही है कौन? लेकिन बेटा, मैं दुखियारी अब बुढ़ापे में तुम पर बोल नहीं बनना चाहती। माँ बोझ नहीं हुआ करती। आप हमारे साथ चलिए, हम सब मिलकर आपका दुख बांटने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको वहाँ अच्छा ना लगे तो लौट आइएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे। मैंने अपनी बात रखते हुए कहा, हाँ मौसी, अभी आप हमारे साथ चल रही हैं। हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। बाद में आपको जैसा ठीक लगेगा। हमने आप पर छोड़ा। आनंद ने भी अपना फैसला सुना दिया था। जल्दी ही हम मौसी को साथ लेकर दिल्ली लौट आए। 2-4 दिन मौसी के साथ घर पर बिताकर मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया। कई दिनों की छुट्टी के बाद मैं दफ्तर गई तो लंच टाइम में सब सहेलियां मिलीं और कई तरह के सवाल करने लगी। मेरी कोई छुट्टियां का कारण पूछ रही थी तो कोई शिव की मृत्यु की खबर पर दुख जता रही थी। कोई उदयपुर के बारे में जानकारी चाहती थी। तभी बातों बातों में मैंने बताया कि मौसी को साथ ले आई हूँ, अब वे हमारे साथ ही रहेगी। मेरी बात सुनते ही सीमा बोली, दीपा, गई तुम भी काम से? हो गया शुरू रोज का कला, तानों उल्हानों का सिलसिला। मौसी ऐसी नहीं है, वे स्वभाव की बहुत अच्छी है। मैंने तुरंत उत्तर दिया, कैसी भी हो है तो सास ही, देख लेना एक दिन तेरा सांस लेना दूभर कर देगी। रश्मि ने हाथ नचाते हुए कहा। तभी सुषमा बहुत ही अपनेपन से बोली,
तुझे बैठे बिठाए क्या पड़ी थी जो यह मुसीबत गले डाल ली। अच्छी भली गृहस्थी चल रही थी, ले आई मौसी को साथ। अरे ऐसा फैसला लेने से पहले तुझे हमारी याद नहीं आई, जो वर्षों से सास के जुल्मों को सह रही है। तू तो फिर भी खुशहाल है, जो तेरी सास नहीं है। तुझे क्या शौक चर्राया था जो मौसी सास को घर ले आई। बंटा ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे हस्बैंड अगर ऐसा कहते भी ना तो मैं अड़ जाती, कभी ऐसा ना होने देती। और एक तू है मूर्ख जो स्वयं मौसी को साथ ले आई। शिखा कब चुप रहने वाली थी, जो कुछ महीने पहले ही लड़ झगड़ कर ससुराल से अलग हुई थी, सो वह भी बोल उठी। मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सब अपनी अपनी कह रही थी, उनके विचार में वे सब अनुभवी थी और मैं नादान, जिसने स्वयं ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उन सब की बातें सुनकर मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। मैं उन्हें बहुत कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि उस समय उनसे बहस करना फजूल था। शाम को मेरे घर पहुंचते ही मौसी पानी का गिलास ले आई, जो हमेशा मुझे स्वयं ही भरकर पीना पड़ता था। फिर मौसी बहुत ही अपनत्व से बोली, बहू हाथ मुंह धो ले, चाय तैयार है। यह सुनते ही खुशी से मेरा तन मन भीग गया। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोए मेज पर पहुंचते ही मैंने देखा कि गर्मा गर्म चाय नाश्ता तैयार है। आनंद भी आने ही वाले होंगे, मैंने यूं ही कह दिया, जबकि गर्मा गर्म चाय नाश्ता देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं बहू, सुबह की गई अब आई हो, थकी होगी तुम, अब तुम आराम से चाय पियो, आनंद आएगा तो फिर बना दूंगी। मैं चाय पी ही रही थी कि रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज़ कानों में पड़ी। पता चला मौसी ने रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। मौसी जी, आप पूरा दिन काम में लगी रही, आप आराम किया कीजिए। यह काम तो मैं आकर रोज करती ही थी, तुम्हारी गृहस्थी है बहू, अब तुम्हें ही करना है, मैं तो यूं ही थोड़ी मदद कर रही हूँ। पहाड़ जितना बड़ा दिन खाली बैठकर गुजारना भी तो मुश्किल होता है।